नमस्कार। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से निकले कुछ बेहद दिलचस्प और शायद थोड़े असहज करने वाले विचारों की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास इस किताब का एक डिटेल सारांश है जिसमें ग्रीन ने इंसानी फितरत के कई नियम या पैटर्न बताए हैं। और देखें, इस चर्चा का मकसद सिर्फ इन नियमों की एक लिस्ट बना देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम और हमारे आसपास के लोग वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं। हमारी असली मोटिवेशंस क्या हैं, हम अनजाने में किन साइकोलॉजिकल गड्ढों में गिर जाते हैं, और सबसे ज़रूरी, इस समझ का इस्तेमाल हम बेहतर रिश्ते बनाने और शायद थोड़ा ज़्यादा सच्चा जीवन जीने के लिए कैसे कर सकते हैं। ग्रीन का कहना है कि ये पैटर्न अक्सर हमारे सबकॉन्शियस में गहरे छिपे होते हैं। तो चलिए इन छिपी हुई सच्चाइयों को थोड़ा कुरेदते हैं। शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी चीज से जो हमारे हर फैसले को प्रभावित करती है, हमारी भावनाएं और हमारा तर्क। ग्रीन का पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला नियम है तर्कहीनता का नियम, लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। हम सब खुद को कितना लॉजिकल मानते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सोचते तो यही हैं हम सब। हाँ, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि सच तो ये है कि हमारे ज्यादातर काम, हमारी पसंद नापसंद, हमारी प्रतिक्रियाएं, ये सब भावनाओं, मूड्स और अंदरूनी पूर्वाग्रहों से तय होती हैं, तर्क से कहीं ज्यादा। ये वाकई एक बुनियादी सच है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम सोचना पसंद करते हैं कि हम बड़े सोच समझकर फैसले लेते हैं, पर असल में हम अक्सर अपनी भावनाओं के भाव में बह जाते हैं। देखिए, यहाँ मुख्य बात ये नहीं कि भावनाएं बुरी हैं, अच्छा, बल्कि ये कि हमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक होना सीखना होगा। जब कोई तेज भावना उठे, गुस्सा, डर या बहुत ज्यादा उत्साह, तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुकना, हाँ, खुद से पूछना, हाँ, ये भावना कहाँ से आ रही है? हाँ, क्या ये वाकई सिचुएशन के हिसाब से है, या ये मेरे किसी पुराने डर या पूर्वाग्रह का नतीजा है? जैसे वो होता है ना, कंफर्मेशन बायस। हाँ, कि हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो ये आत्म अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही पहला कदम है। और ये तर्कहीनता अक्सर जुड़ी होती है हमारे अपने बारे में विचारों से। यहीं पर आता है आत्ममोह का नियम, नार्सिसिज्म। हम सब में थोड़ी मात्रा में सेल्फ लव होता है, जो जरूरी भी है ना? बिल्कुल जरूरी है। लेकिन ग्रीन कहते हैं कि हम अक्सर खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, अपनी जरूरतों और भावनाओं को दूसरों से ऊपर रखते हैं। और जब हमें लगता है कि हमें अनदेखा किया गया है या हमारी आलोचना हुई है, तो हमारी प्रतिक्रिया बहुत तेज हो सकती है। हाँ, और ये आत्म केंद्रितता, ये सेल्फ सेंटर्डनेस, ये हमें दूसरों को समझने से रोकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आत्मसम्मान गलत है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो सहानुभूति, एम्पैथी के लिए जगह नहीं बचती। रिश्ते और कॉपरेशन की नींव तो सहानुभूति ही है। लेकिन क्या ये आत्ममोह कभी-कभी भव्यता के नियम, मतलब लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी का रूप नहीं ले लेता? जब लोग खुद को इतना महान समझने लगते हैं कि वो अपनी हकीकत से ही दूर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो कभी गलती कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये आत्ममोह का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, एक्सट्रीम फॉर्म है कह सकते हैं, जहां व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बहुत बढ़ा चढ़ा कर आंकता है और अपनी लिमिटेशंस को पहचानने से इनकार कर देता है। ये बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति को जमीनी हकीकत से काट देता है। इतिहास और बिजनेस वर्ल्ड तो ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो अपनी इसी ग्रैंडियोसिटी की सोच के कारण गिरे। तो विनम्रता बनाए रखना, अपने विचारों को दूसरों की प्रतिक्रिया से परखना, और ये याद रखना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ये इस भव्यता के जाल से बचने का तरीका है। तो हमने देखा कि कैसे हमारी अपनी सोच, तर्कहीनता, आत्ममोह, भव्यता हमें प्रभावित करती है। लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न भी हैं जो हमारे व्यवहार में बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य स्क्रिप्ट हो। ग्रीन इसे बाध्यकारी व्यवहार का नियम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लोग एक ही तरह की गलतियां, एक ही तरह के रिश्ते या एक ही तरह की प्रतिक्रियाएं बार बार दोहराते रहते हैं? हाँ, ये अक्सर हमारे शुरुआती जीवन के अनुभवों, हमारे नेचर या गहरी जड़ों वाली इनसिक्योरिटी से जुड़ा होता है। ये पैटर्न इतने गहरे होते हैं कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते और अनजाने में दोहराते रहते हैं, भले ही वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हों। बिल्कुल, भले ही वे हमें नुकसान पहुंचा रहे हों। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति है जो हमेशा ऐसे पार्टनर को चुनता है जो उसे कंट्रोल करता हो, या कोई मुश्किल आने पर हमेशा जिम्मेदारी लेने से बचता हो। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कदम है इन पैटर्नों को पहचानना, अपने अंदर भी और दूसरों में भी। अच्छा। जब आप पैटर्न को देख लेते हैं तो आप उससे थोड़ी दूरी बना सकते हैं। आप चुन सकते हैं
चुन सकते हैं मतलब आप चुन सकते हैं कि आप उस स्क्रिप्ट को दोहराएंगे या कुछ अलग करेंगे। यह आत्म जागरूकता हमें अपने व्यवहार का नियंत्रण वापस लेने में मदद करती है। और क्या इसी बाध्यकारी व्यवहार का एक पहलू आत्मविनाश का नियम, लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज भी है? जब हम सफलता के बहुत करीब होते हैं या जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे सब कुछ बिगड़ जाए। ऐसा क्यों? हाँ, ये अक्सर होता है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सफलता का डर, ये विश्वास कि हम इसके लायक नहीं हैं, बदलाव का डर, या शायद गहरे में ये महसूस करना कि अगर हम असफल हो गए तो कम चोट लगेगी। ये एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, लेकिन ये भी अक्सर उन्हीं पुरानी स्क्रिप्ट्स या लिमिटेड बिलीफ से जुड़ा होता है। ग्रीन का सुझाव है कि इन डरों का सामना करें, अपनी नेगेटिव सोच को चैलेंज करें और छोटे-छोटे कदम उठाकर खुद को साबित करें कि आप सफलता को संभाल सकते हैं। इन पैटर्नों के साथ एक और चीज जुड़ी है, वो हिस्से जिन्हें हम दुनिया से छिपाते हैं या शायद खुद से भी। ग्रीन इसे दमन का नियम कहते हैं, हमारे व्यक्तित्व का वो छाया पक्ष, शैडो साइड, जिसमें हमारी अस्वीकार्य इच्छाएं, डर, गुस्सा या कमजोरियां छिपी होती हैं। हर किसी का एक शैडो साइड होता है। समाज हमें सिखाता है कि कुछ भावनाएं या विचार बुरे हैं, इसलिए हम उन्हें दबा देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। हाँ, लेकिन दबाने से वे गायब नहीं होते, वो हमारे सबकॉन्शियस में जमा होते रहते हैं और फिर अप्रत्याशित तरीकों से बाहर निकलते हैं। जैसे अचानक तेज गुस्सा आना, किसी चीज का एडिक्शन लग जाना या बिना किसी साफ वजह के उदास महसूस करना। ग्रीन कहते हैं कि इस शैडो साइड को स्वीकार करना जरूरी है। अपनी कमियों, अपने डरों, अपनी तथाकथित नकारात्मक भावनाओं को समझें, उन्हें एक तरह से रचनात्मक दिशा दें। रचनात्मक दिशा कैसे? जैसे अगर आप में बहुत गुस्सा है तो उसे किसी खेल या क्रिएटिव काम में लगाएं, बजाय इसके कि वो रिश्तों को खराब करे। जागरूकता और स्वीकार का यहाँ भी कुंजी है। तो हमने अपनी आंतरिक दुनिया, हमारी तरकीनता, हमारे पैटर्न, हमारे छुपे हुए हिस्से को देखा। अब बात करते हैं कि ये सब बाहरी दुनिया में, हमारे सामाजिक व्यवहार में कैसे प्रकट होते हैं। एक दिलचस्प नियम है भूमिका निभाने का नियम, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। ग्रीन कहते हैं कि लोग अक्सर दुनिया के सामने एक मुखौटा पहनते हैं। हाँ, और ये हमेशा बुरा या धोखेबाजी नहीं होता, ये समझना जरूरी है। अच्छा? समाज में रहने के लिए हमें अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। एक कर्मचारी की, एक दोस्त की, एक माता पिता की। समस्या तब होती है जब मुखौटा इतना परमानेंट हो जाता है कि व्यक्ति अपनी असलियत खो देता है, या जब लोग जानबूझकर धोखा देने के लिए मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे पहचानें? यहाँ जरूरी है कि हम सिर्फ शब्दों पर ना जाएं, बल्कि लोगों के हाव भाव, उनकी नॉन वर्बल क्यूज, उनकी आंखों, उनके व्यवहार की कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें। क्या उनके शब्द और कर्म मेल खाते हैं? समय के साथ असली चरित्र अक्सर सामने आ ही जाता है। और जब हम समूह में होते हैं, ग्रुप में, तो अनुरूपता का नियम काम करने लगता है। लोग क्या कहेंगे का डर या बस भीड़ के साथ बह जाने की प्रवृत्ति, ये कितना शक्तिशाली हो सकता है? बहुत ज्यादा, बहुत पावरफुल होता है ये। समूह हमें सुरक्षा और अपनेपन का एहसास देता है, लेकिन ये हमारी व्यक्तिगत सोच और मूल्यों पर भारी पड़ सकता है। हम अक्सर ऐसे काम करने लगते हैं जो हम अकेले में कभी नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि ग्रुप वैसा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ इसलिए। इसके प्रति सचेत रहना जरूरी है। खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वास्तव में इससे सहमत हूं, या सिर्फ इसलिए कि बाकी सब कर रहे हैं। स्वतंत्र सोच विकसित करना और जरूरत पड़ने पर समूह से अलग खड़े होने का साहस रखना, भले ही वो मुश्किल हो, अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। और जब हमारी इस प्रामाणिकता या हमारे विचारों को चुनौती मिलती है, तो हम अक्सर बचाव की मुद्रा या लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस में आ जाते हैं। अपनी गलती मानना या आलोचना सुनना बहुत मुश्किल होता है। ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। इट्स नेचुरल, क्योंकि आलोचना हमारे सेल्फ एस्टीम पर हमले जैसी लगती है। लेकिन लगातार रक्षात्मक रहना हमें सीखने और बढ़ने से रोकता है। अगर कोई हमें फीडबैक दे रहा है तो तुरंत जवाब देने या बहाने बनाने के बजाय रुककर सुनने की कोशिश करें। क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है? क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? और दूसरों से बात करते समय सही है। इन सारे नियमों और पैटर्नों के बीच एक बड़ी तस्वीर भी उभरती है। ग्रीन बात करते हैं अदूरदर्शिता के नियम, लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस की। हम अक्सर तात्कालिक लाभ या संतुष्टि को ध्यान देते हैं और दूरगामी परिणामों को अनदेखा कर देते हैं। ये आज की तेज रफ्तार दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। फैक्ट है। हाँ। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है। इस फैसले का 1 साल बाद
5 साल बाद क्या असर होगा? हम्म। क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मेल खाता है? ये सिर्फ पर्सनल लाइफ पर ही लागू नहीं होता, बल्कि व्यापार, राजनीति और पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दों पर भी लागू होता है। दूरदर्शिता का अभ्यास हमें बेहतर और ज्यादा सस्टेनेबल निर्णय लेने में मदद करता है। और क्या इसी अदूरदर्शिता का एक रूप उद्देश्यहीनता का नियम, लॉ ऑफ एमलेसनेस भी है? जब जीवन में कोई स्पष्ट दिशा या मकसद न हो, तो क्या हम छोटी छोटी चीजों में ही भटकते नहीं रह जाते? निश्चित रूप से, बिल्कुल। जब हमारे पास कोई बड़ा लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता, तो हम अक्सर वही करते हैं जो आसान होता है, या जो दूसरे हमसे उम्मीद करते हैं, या जो हमें बस थोड़ी देर की खुशी देता है। और इससे क्या होता है? इससे जीवन में एक खालीपन और असंतोष पैदा हो सकता है, एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। ग्रीन का सुझाव है कि हम अपनी अंदर की आवाज या पैशन को खोजें। वो क्या चीज़ है जो हमें सच में उत्साहित करती है? हमारे वैल्यूज क्या हैं? एक स्पष्ट उद्देश्य होने से हमें दिशा मिलती है। ये हमें मुश्किल समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और ये हमें उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। और अंत में एक ऐसा विषय जिससे हम अक्सर बचना चाहते हैं, मृत्यु का नियम, लॉ ऑफ डेथ डिनायल। हम जीवन की नश्वरता, बुढ़ापे और मृत्यु के बारे में सोचने से कतराते हैं। हाँ, ये एक असहज विषय है, अनकंफर्टेबल है। लेकिन ग्रीन का तर्क है कि मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करना वो निराशाजनक नहीं, बल्कि मुक्तिदायक हो सकता है, लिबरेटिंग। मुक्तिदायक कैसे? जब हमें ये एहसास होता है कि हमारा समय सीमित है, लिमिटेड है, तो हम अपनी प्राथमिकताओं को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर कम ध्यान देते हैं और उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण हैं। हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारे अनुभव। मृत्यु का बोध हमें वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीने और एक सार्थक, मीनिंगफुल जीवन बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इन सभी नियमों और पैटर्न्स की इस गहन पड़ताल से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी सीख तो सेल्फ अवेयरनेस ही है, आत्म जागरूकता, अपने खुद के भीतर झांकना, अपनी भावनाओं, अपनी तर्कहीनता, अपने पैटर्न्स को पहचानना। बिल्कुल सही। आत्म जागरूकता पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, फर्स्ट स्टेप। इसके बिना हम अपनी भावनाओं और पैटर्न्स के एक तरह से गुलाम बने रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है भावना और तर्क के बीच संतुलन बनाना, बैलेंस। भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और फिर ये चुनना कि हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। और ये समझना भी जरूरी है कि सामाजिक दुनिया कॉम्प्लेक्स है। लोग मुखौटे पहनते हैं, ग्रुप का प्रेशर होता है। पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होना शायद हमेशा मुमकिन ना हो। हाँ, शायद नहीं। लेकिन अपने कोर वैल्यूज के प्रति ईमानदार रहना और व्यवहार में एक तरह की कंसिस्टेंसी बनाए रखना विश्वास बनाने के लिए जरूरी है। हाँ, और जीवन में एक दिशा, एक उद्देश्य का होना हमें स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी। ये हमें बाहरी दबावों और आंतरिक भावनाओं के उतार चढ़ाव के बीच रास्ता दिखाता है, और जीवन की सीमितता का बोध हमें याद दिलाता है कि क्या चीज सच में मायने रखती है। इन सबको जानने के साथ साथ अभ्यास भी जरूरी है, प्रैक्टिस। तो व्यवहारिक रूप से इस समझ को जीवन में कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके हैं। जैसे अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए नियमित रूप से जर्नलिंग करना। लिखें कि क्या महसूस हुआ, क्यों हुआ। अच्छा। किसी भी भावनात्मक स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुककर सोचना, पॉज लेना। क्या ये मेरी असल भावना है या कोई पुराना पैटर्न? दूसरों को समझने की कोशिश करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, उनकी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ अपनी कहने के बजाय। एक्टिव लिसनिंग। भरोसेमंद लोगों से ईमानदारी से पूछना कि वे आपके व्यवहार में कौन से पैटर्न देखते हैं, कहाँ आप डिफेंसिव हो जाते हैं या जरूरत से ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड लगते हैं। फीडबैक लेना। और हाँ, समय निकालकर ये सोचना कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करके अपनी प्राथमिकताओं को तय करना। रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें इंसानी व्यवहार की भूल भुलैया में रास्ता दिखाने वाला एक नक्शा देती है। यह सिर्फ दूसरों को बेहतर समझने का जरिया नहीं है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा ये खुद को अधिक गहराई से जानने का एक शक्तिशाली साधन है। यहाँ एक बात पर जोर देना जरूरी है, जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी इशारा किया गया है। क्या इस ज्ञान का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाना चाहिए, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। इसका मकसद केवल दूसरों पर बढ़त हासिल करना या उन्हें चालाकी से चलाना नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेट करना नहीं। सही बात है। लक्ष्य होना चाहिए समझ बढ़ाना, सहानुभूति विकसित करना और बेहतर, ज्यादा सार्थक रिश्ते बनाना। समझ का दुरुपयोग करने से अंततः हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं।
आज के इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि इंसानी व्यवहार में ये सब पूर्वानुमानित पैटर्न, तर्कहीनता, आत्ममोह, बचाव की मुद्रा, अनुरूपता मौजूद है, तो हम इस ज्ञान का उपयोग केवल अपने फायदे के लिए करने के बजाय सहानुभूति और समझ के साथ इन पैटर्न्स को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित कर सकते हैं? हम दूसरों की और अपनी मदद कैसे कर सकते हैं ताकि वे इन विनाशकारी पैटर्न से बाहर निकल सकें? ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। समझ कर रचनात्मक और सहयोगात्मक उपयोग कैसे हो, ये सोचने वाली बात है। इस गहन पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।